अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। दो शख्सियात, दो मुकदमात, एक बाइज्जत बरी हुआ जबकि दूसरे को बाइज्जत बरी करवाने का हुक्म सादिर किया गया कहीं और से। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान अब सड़कों पर होंगे और मरीम नवाज जहाज में बैठकर लंदन यात्रा करेंगी। प्लान बनाया जा रहा है नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर आज के अदालत के रिमार्क्स क्या थे और इमरान खान को किसके कहने पर अदालती रिलीफ मिला, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक जुमला शेख रशीद ने कहा था कि सितंबर सितमगर होगा, अब वो ये कहते हैं कि अक्टूबर खूनखार होगा। किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की? लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान के हवाले से आज फर्द जुर्म आयद होनी थी और ये कहा गया था कि आप अपना जो डिटेल्ड एक बयान हल्फी है उसे अदालत में जमा करवाएं। पिछली समात के ऊपर अतर मनिल्ला ने जो बात उनके सामने रखी गई, जो उन्होंने सवालात पूछे, उस पर उन्होंने थोड़ा सा इत्मीनान का इजहार किया था। और ये पहला मौका था कि इमरान खान को अदालत के सामने बोलने का भी मौका दिया गया। और फिर हमने इन बिटवीन ये देखा कि खान साहब खुद चलकर ज़ेबा की अदालत में गए और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने वो तमाम हाईलाइट्स दिखाई कि इमरान खान अदालत में एंटर होते हैं, लेकिन नाकदीन इमरान खान की एनेक से लेकर उनकी माफ़ी तक जो है उस पर तनकीद करते रहे। और ये वो लोग हैं जो किसी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। और फिर ये भी आप याद रखिएगा कि ये वक्त पाकिस्तान की कौम के लिए इसलिए भी डिसाइसिव है क्योंकि आपने ये फैसला करना है कि आपने ताकतवरों के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान की अवाम ने अपने साथ खुद खड़े होना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो शख्स ये समझता है कि इमरान खान अपनी सियासत को चमकाने के लिए सब कुछ कर रहा है, याद रखिएगा आज इमरान खान अगर सड़कों में जंग लड़ रहा है, अदालतों में अपने केसेस का दिफा कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा या अपनी औलाद के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहा है, उनकी आने वाली नस्लों के लिए कर रहा है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि आज के रिमार्क्स अदालत के बहुत ही अहम थे और इसे भी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून और दीगर जो उनके लेफ्ट राइट चमचे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसे अपने तौर पर प्रेजेंट किया और अदालत को तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन हम आपको बताएंगे कि दो शख्सियात, दो मुकदमात, इनकी असल हैसियत क्या थी कानून की नज़र में, और फिर इमरान खान को किस शख्सियत के कहने पर रिलीफ मिला, ये भी आपको बताएंगे। खान साहब ने के बारे में आज अदालत ने कि क्या अल्फाज थे। अदालत ये कहती है कि एक तो हम उसे डिस्चार्ज करते हैं, जो आपके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला था, यानी बरी कर दिया। दूसरा, बयान हल्फी देखा है, इमरान खान के कंडक्ट से मुतमईन है, इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफ़ी मांगने के लिए जज के पास गए। देखिए, ये एक तरीकाकार था। और मैं कल एक वकील साहब से जो नून लीग के थे ये बात कर रहा था, तो उनके क्या अल्फाज थे, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने बहुत ही जहानत का काम किया, क्योंकि अगर बयान हल्फी जिस तरह ये नुक्ता उठाया गया कि जनाब इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, जिसका आज तस्करा भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और फिर इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जनाब जो अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, तो उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने मरूजात जो हैं तहरीरी शक्ल में पेश कर दें, हम उसे फैसले में शामिल कर लेंगे। वो ये कहते रहे कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। नून लीग के साहब जिनसे मेरी बात हुई वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि अगर ये बात कागज़ पर लिख कर दे दी जाती कि मैं माफ़ी मांगता हूं, तो शायद इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, क्योंकि अदालत जो है अपना मिजाज और अपने जो हुक्मनामे कहीं और से सादिर होते हैं, अगर उन पर अमल दरामद करती तो शायद इमरान खान के लिए एक मुश्किल घड़ी हो सकती थी। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया और वो खुद चल कर गए अदालत के सामने। और फिर ये आपने अक्सर सुना होगा मुहावरतन, लोग कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी दहलीज पर भी चलकर माफ़ी मांगनी पड़ी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। तो ये मुहावरतन लोग बात करते हैं, लेकिन इमरान खान ने ये अमली तौर पर करके दिखाया और माफ़ी मांगने के लिए वो गए, और जिसको अदालत ने अप्रिशिएट किया। अब सवाल आ जाता है कि किस शख्सियत के कहने पर इमरान खान को रिलीफ मिला। कोई शख्सियत नहीं है, याद रखें, और किसी के कहने पर रिलीफ नहीं मिला, ये मेरिट पर रिलीफ मिला है। आपने अपने अमली तरीक़ाकार से अपने जो मैसेज भेजा और कंडक्ट जो शो किया, उसकी बुनियाद पर इमरान खान को रिलीफ मिला है। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि दूसरी तरफ मरीम नवाज को भी रिलीफ मिला। एक तासुर ये है कि ये ज़बरदस्ती जो रिलीफ दिलवाया गया है, अभी तक जो फैसले की जो डिटेल जजमेंट है वो सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपको पिछले एक साल से बात मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ की पहली ये कोशिश थी कि मरियम को किसी तरह
जो एक क्लीन चिट अदालतों से दिलवाई जाए। और फिर अशतर औसाफ साहब से जो हमारी बात हुई, उन्होंने ये खुद कहा कि अगर मरियम को रिलीफ मिल गया तो इसका एक इम्पैक्ट बाकी केसेस पर भी पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह हमने रिलीफ दिलवाना है। मरीम नवाज के केस के अंदर बरियत हुई नहीं है, बरियत दिलवाई गई है। अदालती फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को उड़ाकर रख दिया एक अदालत ने, और फिर उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात और जिस तरह की लीगल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया अदालत की तरफ से, मुझे ये भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। मरियम को रिलीफ मिलता है और इमरान खान का एक जुमला यहाँ पर कहना बड़ा ही ज़रूरी है, और वो जुमला ये था, इससे पहले भी वो कह चुके कि किसी ताकतवर शख्सियत का, शफकत का हाथ था इन लोगों के ऊपर। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ खान साहब इशारा करते हैं, और जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इससे मुराद आर्मी चीफ का नाम है, जो खान साहब ने मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि जब भी केसेस आगे बढ़ते ये लोगों को फ़ोन आ जाते और कहा जाता कि हथौला रखो। आपको याद होगा कि मुतअद्दिद दफ़ा ये बात भी कही गई खान साहब की तरफ से कि मुझे पैगाम मिलते थे कि आप इनके साथ क्यों नहीं बैठते। अदालत में ये जो मामलात हैं जो अब हमें नज़र आ रहे हैं, जो खान साहब पीछे नहीं हटे, इससे पहले बाकायदा कोशिश की गई कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर बैठें, आप नवाज शरीफ के केसेस जो हैं उनको ख़त्म करें, या शहबाज शरीफ को रिलीफ देने के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा ये बातें कही गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहजाद अकबर साहब ये कहते थे कि यार हम तो कोशिश करते हैं, हमारा मामला है केस बनाना, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं, वहाँ पर मामला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब पूरी कौम देख रही है, अपने दिल पर हाथ रख कर ये अपने आप से सवाल करें, जब लोगों को रिलीफ मिलेगा इस तरह जिस तरह से मरीम नवाज को मिला, बाकी लोगों को मिला, और फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खैर खा वो लोग हैं जो मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, भाग गए और पाकिस्तान की अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं, तो वो किस अंदाज में इस मुल्क के साथ मुखलिस हो सकते हैं। खान साहब ने आज अदालत के बाहर भी कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया, और हमेशा की तरह जो लोग छोड़े गए थे वहाँ पर कुछ जेन्युइन भी थे और कुछ लोग जो हैं किसी के कहने पर वहाँ पर छोड़े गए थे। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस वर्ड कि छोड़े गए थे। उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा, सवालात जवाब दिए खान साहब ने, वो कहते हैं कि मेरे ऊपर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर क्यों खा रहे हैं आप, और ये कौमी जुर्म है कि चाय में रोटी डालकर आपने जो है पाकिस्तानी कौम का और अदालतों का और सबका जो है मजाक उड़ाया। फिर दूसरी तरफ खान साहब ये भी कहते हैं कि जिस तरह चोरों को दूसरी बार NRO दिया जा रहा है, लोग मायूस हैं, आज लोगों में मायूसी फैल चुकी है। देखिए व्यूअर्स, आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से ये सवाल करें कि जिस तरह पाकिस्तान में इन लोगों को रिलीफ मिल रहा है, क्या किसी आम आदमी को इस तरह अदालतों से रिलीफ मिलता है? आपको सिर्फ मिलेगी तारीख। मेरा अपना एक केस पाकिस्तान की लोअर कोर्ट में चल रहा है और कई बरस गुजर गए। जब भी सवाल करता हूँ अपने वकील से, वो कहता है कि जनाब जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर हैं। यानी हमारा पूरे का पूरा निज़ाम, अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम छुट्टी पर चला गया। सिर्फ अदालतें खुलती हैं कुछ ख़ानदानों के लिए, कुछ मरूसी शहजादों शहजादियों के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान के लिए सच्चे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उनके लिए शायद अदालतें, और आम आदमी के लिए अदालतें जो हैं वो छुट्टी पर हैं। व्यूअर्स, आपको बताएं कि मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल भी आया, और वो किसी सूरत भी ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती हैं। इनकी बरियत के ऊपर भी बात करेंगे, अदालत में क्या हुआ, और फिर लंदन यात्रा का प्लान भी। लेकिन वो रद्द-ए-अमल क्या था, वो ये कहती हैं तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, सो केस खारिज हो गया। कहने की बजाय ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि फितने को माफ़ी मिली, दरगुजर हुआ। खुदा का खौफ खाओ बीबी, जिस तरह तुमने पाकिस्तान के इदारों को ललकारा, जिस अदालत ने तुम्हें रिलीफ दिया, तुमने बाहर आकर अदालतों, उसी अदालत के एक जज के बारे में कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या मुहर्रिकात हैं कि राना शमीम साहब अपने बयान से पीछे हट गए। खुदा का खौफ खाएं, अदालतों के अंदर जो कुछ हुआ। और मुझे पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी हैरानगी है कि किसी ने ये सवाल पूछना ही गवारा नहीं किया कि आपने ये बात कही कि उसके मुहर्रिकात और जज शमीम का क्या मामला है। चूँकि व्यूअर्स, उस केस का, उस बयान हल्फी का एक तैयार जो सिलसिला बनाया गया, जो नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई, वो ये थी कि जज जो है साहब जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, और फिर राना शमीम का जो बयान हल्फी जिस जगह बैठकर बनाया गया वो कोई और जगह नहीं थी, वो मार्बल आर्च थी। तो मरीम नवाज साहिबा, पहले आपको पाकिस्तान के हर फौजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, हर उस माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके बच्चों जो शहीद हो गए। आपने उस फ़ौज के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, और आप कहती हैं कि आप मुहिब वतन हैं। व्यूअर्स, अदालत के अंदर एक बरियत का मामला तो हुआ ही, और जो पासपोर्ट वापसी का मामला है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मरीम नवाज की हमेशा, यानी बचपन से सियासत में जब से ये आई हैं, उस वक्त से इनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें उनका पासपोर्ट जो है वापस कर दिया जाए,
और बचपन मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी वो अपने उस बचपन में ही हैं सियासत के, और अभी उन्हें बहुत चीज़ें सीखने का जो उनका अमल है वो अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके उस्ताद हैं वो ख़ुद बहुत नालायक हैं, और जो उनका कोच है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो उनकी कोचिंग इस वक्त की जा रही है वो पर्ची वाली कोचिंग है। अगर मेरिट पर कोचिंग की जाती तो शायद इन्हें एक काउंसलर का इलेक्शन भी जो है वो जीतने के लिए किसी सीट के ऊपर खड़ा नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि दरख्वास्त के अंदर 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की, और यहाँ पर अमजद परवेज साहब जो है ना वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर जमानत मिली, 4 साल हो गए लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर ये केस फाइल करते और मरीम इसका दिफा करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक़ का मामला है। 4 साल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं इसके बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा कि केसेस आप लोग खुद नहीं चलने देते। 2018 के अंदर मरीम नवाज के खिलाफ एक केस का फैसला सुनाया जाता है, 4 साल लग गए, आपने अपील फाइल नहीं की। और क्यों नहीं की? अगर कोई ये समझता है कि अदालतों की तरफ से मामला आगे नहीं बढ़ रहे थे, ये हालात के साजगार होने का इंतज़ार कर रहे थे। जब हवाएं इनके हक में चलेंगी तब ये अदालतों का रुख करते हैं। और आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए, अगर आज शहबाज शरीफ ये कहता है कि जनाब लंबी लंबी तारीखें देते हैं, खुदारा आपको याद होगा एहतसाब अदालत के जज पे उन्होंने ये बात कही थी कि आप एक लंबी तारीख दे दें। वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि उनके बड़े लोगों के साथ मामला तय नहीं हो रहे थे। इमरान खान साहब जो जुमला कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया और उन्हें हमेशा से एक सपोर्ट दी गई, केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? वो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो बूट पॉलिश कर रहे हैं, शायद अभी बूटों की चमक में उनका अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहा यह गया कि उस वक्त तक बूट पॉलिश करो जब तक तुम्हारा अपना चेहरा उसमें नजर नहीं आ जाता। आपको ये बताते चले कि एक और भी वहाँ पर जो इस्तफसार किया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया अमजद परवेज साहब से कि आपने अल्लाह ने इब्लीस को भी सज़ा से पहले मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया था, वकील मरीम नवाज इस पर इस्तफसार किया कि हवाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी है, जहाँ सारे कवानीन आते हैं, जहां से सारे कवानीन आते हैं। जिस पर अमजद परवेज ने जवाब दिया कि मैं ये भी कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी सज़ा से पहले अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया था। सुलह हुदैबिया भी लोगों के हकूक़ से मुतल्लिक था। हम खामखा दाएं बाएं जाते हैं। अल्लाह ताला ने सीधा सीधा कहा है कि सुनने का मौका फराहम किए बगैर सज़ा नहीं देनी चाहिए। जिस केस में सज़ा थी वो पासपोर्ट वापसी में रुकावट बन सकता था, लेकिन वो भी अब नहीं रहा। जस्टिस समीर भट्टी ने पूछा कि अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था कि वो तसल्ली ख़त्म हो गई। मरीम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि मरीम ने 4 साल तक इंतज़ार किया, कोई रेफरेंस दायर या तफ्तीश नहीं की गई। और फिर आगे ये भी कहा गया कि पासपोर्ट वापस देने पर कोई इतराज़ नहीं, यानी डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब भी उन्हीं के घर के बंदे हैं, तो वो क्यों बात नहीं करेंगे? वो इनके हक़ में बात करेंगे। ये वो हवाएं थी जो अब इनके हक़ में चल रही हैं। ये वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही थी इस ख़ानदान की तरफ से कि जब हवाएं हमारे हक़ में होंगी तो हम पाकिस्तान की अदालतों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लेंगे। व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि शेख रशीद साहब ने क्या कहा, और लंदन यात्रा के हवाले से कोई बातें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब लंदन यात्रा होगी, और लंदन यात्रा का बुनियादी मकसद ये है कि नवाज शरीफ को एक विक्टोरियस डिक्लेयर किया जाए, मीनवाइल अदालतों से साजबाज करके, क्योंकि लीगल टीम ने बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अदालतें ये पहले भी कह चुकी हैं, और जो लीगल माइंड्स हैं नून लीग के, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को हर सूरत में सरेंडर करना पड़ेगा, अदालत के सामने जाना पड़ेगा। जहाँ पर जिस किस्म का सरेंडर करना पड़ता है वो भी आपके सामने है। इसहाक डार साहब ने सरेंडर नहीं किया, सीधा जाकर हल्फ उठाया और प्रोटेक्टिव बेल की बात। अब बाज़ लोग ये दलील पेश करते हैं कि नवाज शरीफ का केस है, वो मुजरिम हैं, कन्विक्टेड हैं, इसलिए उन्हें अपने आप को सरेंडर करना लाजमी है। जबकि दूसरी तरफ जो मुलजिम थे इसहाक डार साहब, उनके ऊपर वो कन्विक्शन नहीं हुई थी, इसीलिए ये दोनों केसेस फ़र्क हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कानून भी ताकतवर लोगों का होता है, यहाँ पर फैसले भी ताकतवर लोगों के होते हैं। जब वो सादिर कर देंगे तो फिर हालात जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात बता रहा हूँ कि अभी तक जो ग्रीन सिग्नल है उस तरह नहीं दिया गया, और यही जवाब दिया गया था लास्ट मीटिंग के अंदर भी। जो उनके नुमाइंदे मिलते हैं, जो बात करते हैं कि आपको मरीम की हद तक रिलीफ देंगे। अब मरीम की हद तक रिलीफ देने का मतलब ये हुआ कि इस केस का असर रिफ्लेक्ट करेगा नवाज शरीफ के केस के ऊपर भी, और फिर ये देखना है कि इस केस को किस तरह
लिया जाता है। मरियम तैयारी करके नवाज शरीफ के लिए ग्राउंड बना रही हैं। यहाँ से लंदन यात्रा जहाज़ भर के सहाफ़ियों का पाकिस्तान में उतरेगा और फिर कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं इमरान खान के नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये वो मौका है, जब इसहाक डार वापस गए तो उस वक्त हमने ये बात ज़रूर कही थी कि मुहासरा कर लेते, एक प्रेशर बिल्टअप होता। अब अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले लॉन्ग मार्च की कॉल ज़रूर देनी बनती है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए और विक्टोरियस होकर आ गए, फैसले साज हलकों के साथ साजबाज करके आ गए और अगला लाएमल उन्होंने तैयार करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि इसको रोकने का वाहिद तरीका है कि खान साहब जो हैं वो अब सड़क पर आ जाएं, यानी लोगों को बाहर निकालें और लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान कर दें, क्योंकि देखना ये होगा कि फैसले किस किस्म के आते हैं। व्यूअर्स, आखिर में आपको बताएं कि कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और लोगों को टास्क दे दिया गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर ये है कि अगर इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो फिर ये देखना होगा कि लॉन्ग मार्च उस वक्त क्या उसका ऐलान कर दिया जाता है या लोग अभी ऐलान से पीछे हट जाते हैं और किस किस्म की हिकमत अमली इमरान खान की तरफ से अपनाई जाएगी। शेख रशीद साहब ने एक और बात कही है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर तशवीशनाक होगा, अक्टूबर खूनखार होगा और नवंबर तशवीशनाक होगा। और वो ये भी कहते हैं कि साबका और मौजूदा बयानात सारे मुल्क के सामने स्क्रीनों पर चलाए जाएंगे। ये बयानात कौन से हैं जिसमें साइफर के हवाले से बातें कही गई थी? पहले मरीम नवाज क्या कहती थी कि कोई लेटर मौजूद नहीं है, लेकिन बाद में काबीना ने तस्लीम किया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो शुरू कर दी। फिर अक्टूबर खूनखार और नवंबर तशवीशनाक क्यों होगा? अक्टूबर में ऑब्वियसली खान साहब ने ऐलान करना है और फिर याद रखिएगा कि अक्टूबर में एक बड़ी पोस्टिंग का भी एक बड़ा हवाला है। आपने अगर देखा हो कि जो पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ना खामोशी सी छाई हुई है और ऐसा लगता है कि शायद वहाँ भी इंतज़ार किया जा रहा है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ताकि लोग अपनी जो सेटिंग्स हैं, जो एक बाकायदा जो अलाइनमेंट है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट और बाकी पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं, उन्होंने अपनी अलाइनमेंट कैसे करनी है इसका इंतज़ार किया जा रहा है। इसलिए मुकम्मल खामोशी है और शेख साहब जो है उसी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और भी बात है कि साइफर उल्टा हुक्मरानों के गले पड़ गया। ये भी शेख साहब ने बात कही। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पहले ये इनकार कर रहे थे, अब इकरार कर रहे हैं और 12 रबीउल अव्वल के बाद एक बड़ी तहरीक का ऐलान के हवाले से भी शेख रशीद ने कुछ बातें जो हैं वो कही हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि साइफर और इदारों के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। हुकूमत ने इस हवाले से FIA, साइफर और ऑडियो लीक्स के बारे में दबाव में आकर जो रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ देगी, हुकूमत इसे जवाज़ बनाकर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी एक्ट का मुकदमा बनाएगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गद्दारी का मुकदमा भी बना लें, लेकिन अदालतों के अंदर इसे साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप कैसे साबित करेंगे कि इमरान खान की ये जो ऑडियो थी वो सही है और इसमें कट और एडिट इसे नहीं किया गया? क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि इस ऑडियो को जो कट एंड पेस्ट की गई है इसका हम बाकायदा फोरेंसिक भी करवाएं और वो आपके साथ शेयर भी करें। इसके ऊपर ख़र्चा हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये ज़रूर करना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले कि इस ऑडियो की हकीकत क्या है। क्योंकि याद रखें, एक स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से भी आई थी कि हम इस ऑडियो की बाकायदा फोरेंसिक भी करवाएंगे और देखेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जब इस किस्म के एविडेंसेस अदालतों में पेश होते हैं तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होती है, इसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। चूँकि मुझे याद है अच्छी तरह, ये बरतानिया नहीं, ये पाकिस्तान है। इससे पहले भी कानून के अंदर जो केसेस जिनका रेफरेंस दिया जाता है उसमें ऑडियो वीडियो रेफरेंसेस को कबूल नहीं किया जाता। अब देखना ये होगा कि गद्दारी का मुकदमा अगर बनता है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा बोले और लगता है ऐसा है कि उनके ऑप्शंस ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, नवाज शरीफ को अगर मुल्क में लाना है तो फिर हमें ये काम भी करना पड़ेगा कि इधर से इमरान खान को अंदर करें और नवाज शरीफ बाहर आए, और इमरान खान अगर अंदर होंगे तो तभी एक रास्ता बन सकता है। चूँकि व्यूअर्स, PTI के लोगों से अगर आप बात करें ना तो वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब अगर नवाज शरीफ मुल्क वापस आए तो बाकायदा तहरीक का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि उनका मकाम कोट लखपत जेल है, अडयाला है, जाती उम्रा नहीं है, इसलिए हर तरह की एक कोशिश जो है वो की जाएगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि बनी गाला में एक इजलास भी हुआ, मुशावरती इजलास, और इमरान खान साहब ने ये बड़ा वाज़े कर दिया है तमाम क़यादत के ऊपर कि अगर आप ये समझते हैं कि
उनके तौहीन अदालत के केसेस में उन्हें रिलीफ मिल गया, बाकी केसेस में उन्हें रिलीफ मिल गया, तो अभी मामला जो हैं वो ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं है। तमाम कमेटीज़ यहाँ पर भी बनाई जा रही हैं और एहतजाज की तैयारियों की हदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि गद्दारी का मुकदमा इमरान खान के ऊपर FIA की जो रिपोर्ट आएगी उसकी बुनियाद पर बनाया जाएगा। FIA से भी खबर ये है कि वहाँ पर लोगों को बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किससे बात हो रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक FIA के अंदर बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप ये समझते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर हम कोई तगड़ा केस बना सकते हैं तो शायद ये आसान नहीं होगा। तो जिस पर इन लोगों ने ये जवाब दिया FIA के जो मालिकान हैं FIA के, वो ये कहते हैं कि आप इंक्वायरी तो शुरू करें, कम से कम हमें पॉलिटिकल जो बयानियाँ बनाने में तो एक मदद मिलेगी। तो फिर ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में आर्मी चीफ की मुलाकातें क्यों अहमियत की हामिल हैं, और फिर दूसरी तरफ से किस किस्म की तैयारी की जा रही है नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के हवाले से, और इस पर भी डिटेल्ड अगले प्रोग्राम में आपके सामने जो है वो हक़ाइक़ रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।